आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सोमा क्लोनल वेरिएशन, तो उसे हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद हम अपना आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो हमारा टॉपिक के अंदर आता था सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन के अंदर जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था वो हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस देखी थी। उसके बाद हमने इसकी आइसोलेशन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएंट्स, इसमें हमने देखा था स्क्रीनिंग और सिलेक्शन देखी थी और स्क्रीनिंग देखी थी। सिलेक्शन में हमने फिर से देखा था पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन में हमने 4 टाइप से जो सिलेक्शंस थी हमने की थी। हमारी पहली थी डायरेक्ट, सेकेंड थी हमारे पास रेस्क्यू, थर्ड था हमारे पास स्टेप वाइज, फोर्थ था हमारे पास डबल सिलेक्शन। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन। पर अगर उसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो आपको आई बटन में मेरी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उससे सबसे पहले देख ले ताकि जो हमारा बेसिक है वो क्लियर हो जाए, फिर हमारा जो मॉलिक्यूलर बेसिस है उसे हम क्लियर करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ मेरा नाम प्राची प्रिया है और मैं आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो लेक्चर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन मतलब कि जो सोमा क्लोनल वेरिएशन है वो कैसे इवेंट, किस इवेंट की हेल्प से वो हमारा जनरेट हुआ, वो अराइज कहाँ से हुआ। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ, उस पॉइंट की हेल्प से जो होता है हमारा सोमा क्लोनल वेरिएशन अराइज होता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो इसे साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एट मॉलिक्यूलर लेवल if any of these events takes place, then soma clonal variation arise। तो कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं? सबसे पहला हमारा हो सकता है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर। सेकेंड आएगा हमारे पास जीन म्यूटेशन। थर्ड आएगा हमारे पास प्लाज्मा जीन म्यूटेशन। फोर्थ आएगा हमारे पास अपना जीन एम्प्लीफिकेशन। फिफ्थ आएगा हमारे पास जीन अल्ट्रेशन एक्टिवेशन का हमारा माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। सेवेंथ आएगा हमारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक्टिवेशन। rearrangement in cytoplasmic gene।
तो ये है हमारे पास कुछ 8 पॉइंट ये एक मॉलिकुलर बेसिस पे इवेंट होते हैं। अगर ये मॉलिकुलर लेवल पे होते हैं तो सोमा क्लोनल वेरिएशन है वो अराइज हो जाती है। इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी, जैसे कि जो हमारा चेंज इन क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज आ जाए, या तो उसके कोई स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। उसके बाद आता है जीन की म्यूटेशन हो गई, जीन की एम्पलीफिकेशन हो गई, जो उसकी अल्टरेशन, जीन की जो एम्पलीफिकेशन हो सकती है। उसके बाद जीन की जो एक्टिवेशन होती है उसमें कुछ अल्टरेशन आ जाएगी। माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक्टिवेशन, रीअरेंजमेंट इन साइटोप्लाज्मिक जीन। तो आज हम इन बेसिकली इन जो हमारे 8 पॉइंट्स है उसको हम थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि जो सोमा क्लोनल वेरिएशन है वो आई कहाँ से और वो कैसे अराइज होती है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट आता है हमारे पास चेंजिंग क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर। मतलब इसको नेम से पता चल रहा है या तो क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस होगी या स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आएगा पॉलीप्लॉइडी, यूपेलॉइडी, जिसमें जो स्ट्रक्चर और नंबर्स में वेरिएशंस आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, हम पॉलीप्लॉइडी वगैरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा जीन म्यूटेशन और प्लाज्मा जीन म्यूटेशन। इन दोनों को हम एक ही साथ समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसे समझने के लिए। आइसोलेटेड फ्रॉम सेल कल्चर्स में इन्वॉल्व सिंगल जीन म्यूटेशन। मतलब जो हमारा ये म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन और प्लाज्मा जीन म्यूटेशन है वो मेनली ज्यादातर मोस्टली कहाँ से आइसोलेट हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं मोस्टली आइसोलेटेड फ्रॉम सेल कल्चर्स में इन्वॉल्व सिंगल जीन म्यूटेशंस। उसके बाद मैंने पॉइंट लिखा है डोमिनेंट और रेसेसिव। उसके बाद जो हमारे पास म्यूटेंट आते हैं वो या तो क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे या तो रेसेसिव होंगे। और डोमिनेंट और रेसेसिव क्यों होते हैं, उनमें जो म्यूटेशंस के काउजेस होते हैं वो क्या होते हैं, या तो वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होगी या तो वो इंड्यूस म्यूटेशंस होंगी। और ये हमारे क्या से डोमिनेंट और रेसेसिव क्या, ये म्यूटेंट्स हैं। तो हमारा जो सेल कल्चर से आइसोलेट होगा, सिंगल जीन म्यूटेशन जिसमें आएगी उसमें वो तो क्या डोमिनेंट या रेसेसिव म्यूटेंट होगा। उसके जो स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस म्यूटेशन के कारण होगा। उसका इंटायरली न्यू म्यूटेशन, कई केसेस में हो सकता है कि ये जो म्यूटेशंस आएगी वो बिल्कुल ही नई होगी, पहले के जैसे वाली मैच नहीं कर रही होगी। तो एक एग्जाम्पल इसका जॉइंटलेस पेडिकल म्यूटेंट इन टोमेटो में ये वाली जो एग्जांपल है वो म्यूटेंट की एग्जांपल है, जो कि मतलब जो मैकेनिकल पिकिंग होती है उस टाइम पे इसे बहुत ज्यादा नोटिस किया गया है। तो ये था हमारा जीन म्यूटेशन और प्लाज्मा जीन म्यूटेशन। मतलब हमें पढ़ रहे हैं मॉलिकुलर बेसिस में सबसे पहले हमारा कैसे सोमा क्लोनल वेरिएशन, मतलब किस मॉलिकुलर लेवल पे वो कैसे अराइज हो सकता है। तो अराइज होने का जो हमारे पास पहला चांस है पॉलीप्लॉइडी, मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या तो उसके नंबर में कोई हमारी चेंजेस आ जाएगी, म्यूटेशन आ जाएगी। सेकेंड आता है जीन म्यूटेशन और थर्ड था हमारे पास प्लाज्मा जीन म्यूटेशन। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो हमारा म्यूटेशन वाला होगा वो मोस्टली कहाँ से, जो सेल कल्चर्स होते हैं जिसमें सिंगल जीन की म्यूटेशन इन्वॉल्व होती है, उसमें इंड्यूस्ड या तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के कारण हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा ये डोमिनेंट और ये रेसेसिव भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल मैंने दिया कि टोमेटो में हो सकता है या तो कुछ पुराने वाले म्यूटेशन जो पता होंगे या तो कुछ जो इंटायरली न्यू होते हैं उस टाइप के म्यूटेशंस आते हैं। तो हमारे पास वो है मतलब जीन एम्पलीफिकेशन और द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट में जो एक्टिवेशन हो रही थी वो दोनों को हम एक साथ ही समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है जीन एम्पलीफिकेशन में मैंने पे लिखा है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए जीन। मतलब नंबर ऑफ जो जीन होंगे वो नंबर ऑफ कॉपीज होगी वो कैसे इंक्रीज करेगी पर जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब जो जीन की कॉपी होगी पर जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म की, जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे उसके अकॉर्डिंग जो पर जीन होगी, जीन की कॉपीज होगी वो इंक्रीज करेगी इन कंपैरिजन टू दैट नेचुरली प्रेजेंट। मतलब जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं उसके कंपेयर में जो हमारी जीन की कॉपीज होगी वो इंक्रीज करेगी। उसके बाद क्या होता है, ये जो भी हम जिस भी ऑर्गेनिज्म में ऐसी एम्पलीफिकेशन आ जाती है, मतलब ऐसे टाइप की जो मिस्टेक्स होती है, जो म्यूटेशंस कह सकते हैं, जिसके सोमा क्लोनल वेरिएशन आ जाती है, तो उसकी हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, स्टेप वाइज सिलेक्शन के थ्रू करते हैं, जो कि हमने पॉजिटिव सिलेक्शन के 4 टाइप में से 3rd टाइप ये पढ़ा था, जो कि मैंने वीडियो आई बटन में दे दी, आप देख सकते हैं। तो स्टेप वाइज सिलेक्शन की हेल्प से जो जीन एम्पलीफिकेशन होती है उसमें जो सोमा क्लोनल वेरिएशन होते हैं वो कैप्चर हो जाते हैं और ये इसे हम रिकवर्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिलेक्शन कर ली स्क्रीनिंग कर, तो हम इसे रिकवर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल है अल्फा सेल लाइन। अल्फा सेल लाइन को स्टेप वाइज सिलेक्शन के थ्रू हमने यूज किया है। और उसके बाद ये रेजिस्टेंस किसके तरफ था, उसका नाम था फोस्फो
इनोथेरिन। तो इसकी जो प्रेजेंस में था हमारा अल्फा अल्फा वो रेजिस्टेंस शो कर रहा था और उसका स्टेप बाय सिलेक्शन की हेल्प से हमने इसे फाइंड आउट कर लिया था। तो इस वजह से हमारी जो सोमाक्लोनल वेरिएंट हो जाती थी। तो पर कई बार क्या होता था, इसकी डी एम्प्लीफिकेशन हो जाती थी। डी एम्प्लीफिकेशन होने की वजह से जो क्या होता था, फिर से जो सोमाक्लोनल वेरिएंट्स है उसकी आने की चांसेस होती थी। इसका मतलब कि पहले हमारे प्रोसेस में पता चल गया कि हमने नंबर ऑफ कॉपीज बनी जा रही है, मतलब कुछ म्यूटेशंस आ गया है, तो उस म्यूटेशंस को हम रिकवर कर लेते थे, हम ठीक कर लेते थे। ठीक कैसे करते थे, स्टेप बाय सिलेक्शन का मेथड लगाते थे, जिसका एक एग्जांपल है अल्फा सेल लाइन, जो कि रेजिस्टेंस होती है हमारी फोस्फो आइनोएस्थेरिन के रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्टेंस करती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा प्लांट है, कोई भी सेल होगा, वो क्या होता है, हमने उसे रिकवर कर लिया होता है, पर उसमें क्या होती है, दोबारा से एम्प्लीफिकेशन हो जाती है, उसमें दोबारा से, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है डी एम्प्लीफिकेशन। तो डी एम्प्लीफिकेशन ज्यादातर किसके केस में होती है, आरआरएनए जीन के केस में। तो दोबारा से क्या होता है, हमारा सोमाक्लोनल वेरिएंट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये आता है हमारा जीन एम्प्लीफिकेशन के अंदर, जिसमें क्या होता है, एक बार तो हम ठीक कर लेते हैं अपनी स्टेप बाय सिलेक्शन की हेल्प से, पर वो दोबारा हो जाती है डी एम्प्लीफिकेशन। तो आरआरएनए के केस में तो ये एक प्रॉब्लम होती है, जो कि हमारी सोमाक्लोनल वेरिएंट्स को इराइज करती है। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास एक मेज प्लांट है, उस पर हमने एक एक्सपेरिमेंट कराया, तो हाफ ऑफ द जो मेज प्लांट होगी वो उसमें कोई और एक्टिवेशन आएगी, और जो हाफ हमने लेंगे उसमें कोई और एक्टिवेशन आएगी। तो ये एक्टिवेशन क्या करती है, एट लास्ट में सोमाक्लोनल वेरिएशंस को इंक्रीज करती है। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो सेकेंड वाले केस में एक्टिवेट करेगी, फिर जब हम उसकी क्रॉसिंग ओवर कराएंगे तो उसमें पास ऑन हो जाती है, और उसके बाद ये जो एलिमेंट होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हैं। इस वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस पे उनमें चेंजेस आ जाती है, और जो हमारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो तो एक्टिवेट हो गया, और जो हमारा सोमाक्लोनल वेरिएंट्स है वो भी अराइज हो जाता है। तो ये था हमारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट और जीन एम्प्लीफिकेशन। तो फर्दर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जैसे कि नेम से समझ आ रहा है माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। तो सोमाक्लोनल वेरिएंट्स कैसे रिलेटेड करता है, तो मैं बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई भी प्लांट है जो कि हमारा सिंगल म्यूटेशन उसमें हो चुकी है, सिंगल सेल म्यूटेशन, तो अगर उससे हम कोई रिकवर कर रहे हो तो, या कोई प्लांट को रीजनरेट कर रहे होते हैं, तो उस प्लांट में कुछ जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती है। तो वो क्यों आती है, किस दौरान आती है, वो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे आ जाती है। तो ये मेनली जैसे कि हमें पता है कि सेल में जब भी सेल्स की हमारी माइटोटिक डिवीजन होगी, तो उस टाइम हमारे सोमाक्लोनल वेरिएंट्स को अराइज होने का टाइम होता है। तो ये था हमारा माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर्स में। इसको होता है चेंज इन स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। तो वो सब फैक्टर्स होते हैं जो कि इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएशन में, कि मतलब कुछ पॉइंट्स होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे जो कि हमारे सोमाक्लोनल वेरिएशंस को अराइज करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे पॉलीपल आईडी वगैरह हो गई, चेंजेस इन क्रोमोसोम के सेट में चेंज होंगे, या वन बेस पेयर में चेंजेस हो जाती है। उसका हमने पढ़ी जीन म्यूटेशन, प्लाज्मा जीन म्यूटेशन, जिसमें सिंगल जीन में म्यूटेशन आ जाती है, जिसमें इंड्यूस, स्पॉन्टेनियस और हमारा रेसेसिव और डोमिनेंट वाला कैरेक्टर्स आ जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारा जो भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है उसको हम कैसे डील करते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट में हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, जो कि मेज को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हाफ मेज में कुछ और हाफ मेज में कुछ और आता है, पर जो उसकी एलिमेंट होती है वो एक बार एक्टिवेट हो जाती है, तो वो सोमाक्लोनल वेरिएशन को दोबारा से एक्टिवेट कर देती है, मतलब उसकी प्रोडक्शन एराइज कर देती है। उसके बाद होती है हमारी जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन में क्या होती है, अगर हमने उसको हम स्टेप बाय सिलेक्शन से अगर उसको हम ठीक कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, तो उसकी डी एम्प्लीफिकेशन हो जाती है, जो कि अगेन सोमाक्लोनल वेरिएंट्स को अराइज करती है। उसके बाद हमने पढ़ा माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर में जैसे नेम से पता चला, जो सिंगल सेल में म्यूटेशन होती है किसी भी जीन में, अगर उससे प्लांट हमारा रीजनरेट हो रहा होता है, तो उस समय हमारे पास क्या होती है, सेल जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है। तो इस तरह से जो हमने आज कंप्लीट किया अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएशंस। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।